नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा बाफिला भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तमाम बड़ी खबरें हैं जया, जिस पर आज बातचीत होगी सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं योगी के शपथ ग्रहण से। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह होना है। साथ में करीब 45 से 48 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी भाजपा के दोनों पर्यवेक्षक और 24 मार्च को योगी विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी होगी। 24 मार्च को विधायक दल का नेता कौन होगा ये सभी जानते हैं, लेकिन औपचारिकताएं जो है उसको पूरा किया जाएगा। आज कान्हा को सुरक्षा घेरे में लेगी एसपीडी की टीम। और देखिए, वक्त बहुत कम है। 25 तारीख को शाम को शपथ ग्रहण होना है और इसीलिए तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। दो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 23 मार्च को पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं लखनऊ, और एक दूसरे हिस्से की तस्वीर भी आपको दिखा रही है। कान्हा स्टेडियम में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वो भी आप देख लीजिए। और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी होगी, तमाम बड़े दिग्गज भी होंगे और 45 से 48 जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह आप देख पाएंगे और 23 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं यूपी भाजपा के दोनों ही पर्यवेक्षक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास। जो औपचारिकताएं रह गई हैं उनको पूरा किया जाएगा और फिर उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तस्वीरें आएंगी कान्हा स्टेडियम की, जहां पर लगातार युद्ध स्तर पर चल रही हैं तैयारियां और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी जाकर के जायजा ले रहे हैं। अब योगी 2.0 का प्लान 50 क्या है? सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें। 45 से 48 मंत्री ले सकते हैं शपथ, ये कहा जा रहा है। और 11 मंत्री विधानसभा का चुनाव हारे हुए हैं। पिछले 3 मंत्री दूसरी पार्टी में चले गए और 3 मंत्रियों का चुनाव में टिकट काटा गया है। अब इस बार किसको मौका मिलेगा? जो पार्ट 1 में थे, ये कहा जा रहा है बहुत तब्दीलियां होनी है पार्ट 2 में, बहुत चेहरे ऐसे हैं जो बदले हुए दिखाई देंगे। अब किसके लिए ये बदलाव अच्छा साबित होगा, कौन निराश भी हो सकता है? ये कहा जा रहा है कि 45 से 48 मंत्री शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। शैलेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शैलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? सूत्र क्या कुछ बता रहे हैं, तफसील से बताइएगा। ये कहा जा रहा है 45 से 48 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं उस दिन। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो 45 से 48 मंत्रियों की चर्चा सामने आ रही है, जो नाम सामने आ रहे हैं उन पर आपको बता दें, जानकारी दे दें। पहले उससे पहले एक तस्वीर देखिए यहाँ की, कान्हा स्टेडियम की दिखाए, जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए स्थल बनाया गया। ये आप देखिए, जो लखनऊ में एसडीएम है उनकी गाड़ी जा रही है और इससे ठीक पहले बामुश्किल 2 मिनट पहले यहाँ पर लखनऊ के डीएम जो है अभिषेक प्रकाश, लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, इसके अलावा एडीएम एफआर, ये सभी अधिकारी अभी अभी अंदर गए हैं कान्हा स्टेडियम के। यहाँ पर तैयारियों को जो भव्य स्वरूप दिया जा रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल पहले मंत्रिमंडल पर बात करेंगे, फिर तैयारियां भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कैसी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, जहां तक बात है मंत्रिमंडल की, तो 45 से 48 मंत्रियों की जो बात है उसमें ये मानकर चलिए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी इस बार पहले से ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी 2017 का जो मंत्रिमंडल था उससे ज्यादा भागीदारी होगी पिछड़ा वर्ग की इस बार 2022 के मंत्रिमंडल में। उसके पीछे वजह है 2024 का लक्ष्य, यानी 24 के लिए अभी से तैयारी चालू हो चुकी है पार्टी की। दूसरी अहम चीज ये रहेगी कि देखिए, तमाम पुराने चेहरों को तो तरजीह मिलेगी, जो नए चेहरे हैं उनमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है और इसके अलावा महिला और युवा जो है उनको भी पूरी तरजीह दी जाएगी। यानी हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का किस तरह से समावेश रहे इस पूरे मंत्रिमंडल में एक मैसेज देने के लिए, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर बात करते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल में, देखिए तो ये मानकर चलिए कि पार्टी जो है वो तय कर चुकी है सभी नाम कि डिप्टी सीएम कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, सिर्फ उनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और इसमें कई ऐसे नाम होंगे जो जिनको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रत्याशित नाम भी इसमें कई सामने आने वाले हैं। देखिए, तो अब अगर बात करते हैं इस मंत्रियों को लेकर 45 से 48, तो देखिए तमाम जो पहले मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिली, चाहे वो नाम हो आशुतोष टंडन का, ब्रजेश पाठक का, चाहे वो नाम हो नंद गोपाल नंदी की बात की जाए जो मंत्री रहे, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, ये वो तमाम नाम है। लगभग 1 दर्जन से ऊपर नाम है जो पहले मंत्रिमंडल में भी थे और इस बार भी उनको जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं बाकी आगे की,
तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर ज़रूर थोड़ा सा है, लेकिन उसमें भी किस तरह से चाहे ब्राह्मण हो और चाहे ओबीसी और एससी, इनमें किस तरह से समीकरण बनाकर रखा जाए, किस तरह से सभी वर्ग का ध्यान रखकर किया जाए, इन चीज़ों को लेकर सभी चीज़ें तय हो चुकी हैं। अब बात करते हैं तैयारियों को लेकर। तो देखिए, आज यहाँ धर्मेंद्र प्रधान पहुँचेंगे, कल गृह मंत्री अमित शाह को लखनऊ आना है और उसके बाद 24 को यहाँ पर बैठक भी होगी। उससे पहले यहाँ जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। इकाना स्टेडियम की अब तस्वीरें दिखाते हैं, अपने सहयोगी वीरेंद्र से कहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इकाना स्टेडियम का गेट है जहाँ से फिलहाल सबके मूवमेंट चल रहे हैं और सामने स्टेडियम के अंदर जो है लगभग 75,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद अगर हम दिखाएं आपको तस्वीरें यहाँ की, तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े गेट्स बनाए जा रहे हैं। ये गेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेन गेट है ये इकाना स्टेडियम का, इसके बाहर देखिए एक गेट बनाए गए हैं, इनको अभी सजाया जाना बाकी है। ऐसे ही कई और गेट भी तैयार किए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं एक गेट ये मेन रोड पर, और देखिए एक बार फिर से अब एडीएम ईस्ट यहाँ पर अभी पहुँचे, इससे पहले एडीएम एफआर पहुँचे थे। जो लखनऊ के सीडीओ हैं वो देखिए यहाँ पर आ गए हैं, उनका काफिला जो है वो, उनकी गाड़ी जो है वो भी अंदर जा रही है। यानी सुबह सुबह सभी आला अधिकारी, डीएम, नगर आयुक्त सब यहाँ पर पहुँचे हैं और हर चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या काम बाकी रह गया। अब एक तरह से जो फिनिशिंग का काम है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सामने का आप नज़ारा देखिए किस तरह से इकाना स्टेडियम के सामने ये जो डिवाइडर था, इसके बीच में रेलिंग लगाई गई है, वो इसलिए कि रोड के आर पार कोई मूवमेंट ना हो पाए, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। और यहाँ पर सजाने के लिए दूर तक आप जहाँ तक नज़र जाएगी आप पूरी फुलवारी देख सकते हैं जिसको तैयार किया गया है यहाँ पर एलडीए की तरफ से भी। और अभी देखिए हम एलडीए का जिक्र कर रहे थे, एलडीए के जो अधिकारी हैं वो भी हमें जाते हुए दिख रहे हैं, उनकी गाड़ी जो है वो अंदर इस समय देखिए जा रही है। जो सचिव है, यानी जितने विभाग तैयारियों से जुड़े हुए हैं उन सबको सुबह सुबह देखिए यहाँ बुला लिया गया है। अंदर बैठक जो है निश्चित रूप से अब डीएम करेंगे और किस किस तरह से तैयारियां आगे बढ़ी, अंजाम दिया जा रहा है, उस पर बात होगी। ये जो रास्ता आप सामने की तरफ देख रहे हैं, जो एक और भव्य गेट बनाया जा रहा है, ये सबसे भव्य गेट यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री को शामिल होना है कार्यक्रम में, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, तमाम वीवीआईपी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तो कहीं से कोई कोर कसर कभी ना रह जाए। और जहां वो रास्ता आ रहा है सामने शहीद पथ कहलाता है, उस शहीद पथ के नीचे भी पूरी साफ सफाई करके मेंटेनेंस तो की गई है, ऐसी ही फुलवारी लगाई गई है, सड़क को नया बना दिया गया है। एयरपोर्ट की तरफ से जो रास्ता इस तरफ आता है इकाना स्टेडियम की तरफ, वहां पर पूरी फुलवारी तैयार की गई है। और इकाना स्टेडियम के ठीक सामने की तरफ जब हम जाते हैं, एक तस्वीर आपको दिखाएं, तो सामने एक ये खाली मैदान नजर आ रहा है हमें। ये जो मैदान है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 7,000 से ज़्यादा गाड़ियों के लिए व्यवस्था है। लगभग यहाँ पर जो अभी इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लगभग 7 से 10,000 लोगों के गाड़ियों की जो क्षमता है उसके हिसाब से इस पूरे ग्राउंड को तैयारियां बता तैयार रही किया है जा कि रहा इस है। लिहाज से वहां पर काम चल रहा है। जितने भी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो लगातार दौरा भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई कमी ना रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, तमाम बड़े दिग्गज होंगे और उन दिग्गजों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण होगा। तो ये मेगा इवेंट है, कुल मिलाकर के कोई भी कोर कसर ना रहे, इसकी तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें भी वहां की दिखाने के लिए। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में पर्चा दाखिल किया। सहारनपुर में वंदना मुदित वर्मा, आजमगढ़ में पूर्व विधायक अरुणकांत यादव, आगरा में विजय शिवहरे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल ने पर्चा भरा, तो वहीं लखनऊ में रामचंद्र प्रधान, मेरठ में धर्मेंद्र भारद्वाज, प्रयागराज में डॉक्टर के श्रीवास्तव और बुलंदशहर में नरेंद्र भाटी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। और आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 मार्च को प्रत्याशियों के पास नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा और उसके बाद 12 अप्रैल को मतों की गिनती होगी। किस किस ने पर्चा दाखिल किया है वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये भी है कि एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कई जगह हंगामा भी हुआ, बवाल हुआ। सपा प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से प्रत्याशी उदयवीर सिंह का छीना गया था पर्चा और इटावा, फर्रुखाबाद में भी नामांकन के दौरान मारपीट की खबरें हैं। सपा ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता हमलावर हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
बवाल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके से बवाल हुआ। और इसी बवाल के बाद आक्रोशित हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी और नेता भी। मथुरा एटा मैनपुरी सीट से प्रत्याशी उदयवीर सिंह का पर्चा छीना गया था। इटावा फर्रुखाबाद में भी नामांकन के दरमियान मारपीट की खबरें थी और सपा बार बार ये कह रही है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गलत तरीके अख्तियार कर रही है। और जितने भी तस्वीरें सामने आई कल के दिन, कई जगह से मारपीट की, बवाल की, हंगामे की तस्वीरें भी आई हैं और सपा इसीलिए आक्रामक भी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पर। लखनऊ की, कानपुर की, बाराबंकी, सुल्तानपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बांदा, गोंडा, बहराइच और शामली की तस्वीरें भी आपके सामने है। कहां पर किसने अपना पर्चा दाखिल किया, पर्चा भरा और कहां से हंगामे की खबरें आई, वो भी हमने आपके सामने रख दी हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। पंचायत के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम गुंडागर्दी की थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहीं बंधक बना लिया था, कहीं उनके पर्चे फाड़ दिए थे, ठीक वैसे ही आज एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी कर रही है और जनतंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। और चलिए इसी पर विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, कल नामांकन का आखिरी दिन था, कई जगहों से अच्छी भी तस्वीरें आई, सभी ने शांतिपूर्वक जाकर के अपना पर्चा दाखिल भी किया, लेकिन कई हिस्से ऐसे जहां से मारपीट की, हंगामे की और बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, जरा बताइएगा विस्तार से। देखिए दीपा, दो जगह हंगामा हुआ था। एक तो एटा में हुआ था जहां उदयवीर सिंह सपा के प्रत्याशी हैं और मथुरा एटा मैनपुरी सीट से वो पर्चा भर रहे थे। दोपहर में एक सेट वो भर चुके थे। दोपहर करीब 2:30 बजे जब वो पहुंचे तो वहां मारपीट हुई, कोई आदमी उनका पर्चा लेकर भाग गया। हालांकि बाद में उसको पकड़ लिया गया। दोनों तरफ से मारपीट हुई, दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हो गए। ये नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा समर्थक था या भाजपा ही था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, उसमें छानबीन भी हो रही है। दूसरी घटना हुई थी फर्रुखाबाद में, जहां पर हरीश कुमार पर्चा भरने गए थे, वहां पर भाजपा के समर्थकों से उनका झगड़ा हुआ। 2 झगड़े हुए, इसके अलावा छिटपुट कई झगड़े हुए। तो समाजवादी पार्टी की जो प्रतिनिधि मंडल था, राजेंद्र चौधरी के मुख्य प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो पहुंचे थे। अरविंद कुमार सिंह एमएलसी पहुंचे थे और विधायक, लखनऊ से विधायक बने हैं, पश्चिमी सीट से, उत्तरी सीट से वो पहुंचे थे। तो वहां पर उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, मेमोरेंडम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और जैसा पंचायत चुनाव में हुआ था, साड़ी वाला कांड सभी को मालूम है, जो लखीमपुर में हुआ था, साड़ी कांड बड़ा चर्चित रहा था, उस कांड को लेकर भी मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि जिस तरह से चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करती है, दमन की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, लोकतंत्र की हत्या है। और उन्होंने 2 दिन के लिए नामांकन की प्रक्रिया बढ़ाने का भी निवेदन किया है, आग्रह किया है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कहा है कि 2 दिन आगे और दिए जाएं, जिससे उदयवीर सिंह अपना नामांकन दोबारा करा सकें। सिर्फ मथुरा वाली सीट के लिए, मथुरा एटा मैनपुरी वाली सीट के लिए कहा है कि नामांकन के लिए 2 दिन और दिए जाएं। हालांकि अभी तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी कोई बात स्पष्ट रूप से रखी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे, इसकी जांच की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, चाहे वो अनुराग भदौरिया हो जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपना एक बयान जारी करके इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि इस तरह के चुनाव जो एक निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक चुनाव होना चाहिए, स्वतंत्र प्रक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप भी लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि चुनाव कोई भी हो, पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव हो, शांतिपूर्वक कुछ भी नहीं हो सकता है और लोकतंत्र की हत्या भाजपा करती है। यह हर बार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है और अनुराग भदौरिया की बाइट भी हमने सुनवाई है, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली के रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मोहल्ले में एक युवक का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसका बीच बचाव रिटायर्ड दारोगा करने के लिए पहुंचे हुए थे। जयवीर सिंह के बेटे ने बीच बचाव करने के लिए सबसे पहले वो आगे बढ़े, लेकिन आरोपियों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत पर उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की। तो कुछ लोगों ने घर में घुसकर रिटायर्ड दारोगा जयवीर सिंह को गोली मार दी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखिए, बड़ी घटना सामने आई है। रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों में विवाद हुआ था और रिटायर्ड दारोगा के बेटे सबसे पहले विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे, जिसके बाद मारपीट की गई और रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना लोनी बॉर्डर एरिया में रामनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है जो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मार दी।
मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं, उन्होंने आके पहले एक फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता, जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी लाचान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी। वहीं दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। बदमाश के पास से असलहा, कारतूस सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं पहले से। पुलिस को बदमाश के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। आरोप है कि बदमाश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। देखिए, मुठभेड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तारी की गई उस वक्त ये तस्वीरें। रात्रि लगभग 10:30 बजे के करीब रबुपुरा पुलिस के द्वारा मिर्ज़ापुर कट के पास चेकिंग की जा रही थी, जनरल चेकिंग की जा रही थी। इस पर सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते समय एक व्यक्ति जो कि वहां से एक मोटरसाइकिल पर सवार था, उसे रुकने का इशारा किया गया, तो वह पुलिस पार्टी को धक्का देकर के वहां से भाग गया तथा रुका नहीं। जब उसका पीछा चेकिंग करने वाली पुलिस पार्टी में सब इंस्पेक्टर के द्वारा तथा पुलिस पार्टी के द्वारा किया गया, तब उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया, जिसमें वह घायल हो गया है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा